अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एवरीथिंग इज अंडर द सन कैन बी सॉल्व थ्रू ब्लॉकचेन। ये क्लेम है आजकल के एक्सपर्ट्स का और माहिरीन का कि दुनिया के हर काम को वो ब्लॉकचेन से सॉल्व करना चाहते हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। हम किस तरीके से इस बात को परखें, किस तरीके से जांचें कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी क्लेम कोई शख्स कर रहा है ब्लॉकचेन के तहत, तो वो ब्लॉकचेन उसके लिए आइडियल सोल्यूशन है या नहीं। पिछले लेक्चर में हमने 6 सवालात देखे जो जनरल होते हैं। मैंने एक अपना नया फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है डर्टी फ्रेमवर्क। ये मेरी अपनी याद है, तो आपको इसके अलावा, इस लेक्चर के अलावा ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा और ये आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बना देगा, ये जानने के लिए कि आया कोई एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेट करनी चाहिए नहीं, क्या ब्लॉकचेन किसी एप्लीकेशन के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए सही सॉल्यूशन देता है या नहीं। आइए डर्टी फ्रेमवर्क को देखते हैं। इज़ योर प्रॉब्लम डर्टी इनफ टू बी क्लीन विद ब्लॉकचेन? ये मेन प्रेमिसिस है, मेन हाइपोथेसिस है इस फ्रेमवर्क का कि आपके प्रॉब्लम के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स, आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, डिफिकल्टीज होनी चाहिए जिसको ब्लॉकचेन बआसानी सॉल्व कर सके। डर्टी से मुराद ये है हमारे पास, डी हमने लिया है डाइवर्स सेट ऑफ डेटा इन स्टेक होल्डर से, कि आपके पास डेटा मुख्तलिफ फॉर्मेट में, मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कंपनीज से आ रहा है, वेंडर से, क्लाइंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से। आई से मुराद इम्यूटेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंटरमीडियरी से। आपके सिस्टम के अंदर कोई इंटरमीडियरीज हैं जिनको आपने रिमूव करना है। जैसे कि हमने सेंट्रल बैंक के एग्जांपल में देखा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब हमने कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो हमने देखा कि हम थर्ड पार्टी को रिमूव कर देते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, और थर्ड पार्टी के बदले हम जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो एल्गोरिथम के ऊपर कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर कर रहे हैं। अगर सिरे से आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई इंटरमीडिएट मौजूद ही नहीं है, तो आप रिमूव किसे करेंगे? वहाँ पे आपको ब्लॉकचेन की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लॉकचेन की ज़रूरत आइडियली तौर पे वहाँ होती है जहाँ पे इंटरमीडिएरीज मौजूद हों और ब्लॉकचेन की मदद से उसको आप रिमूव कर सकें, और आपको इम्यूटेबिलिटी चाहिए हो, आपको कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए हो, कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ से चली हो, किस तरीके से हुई और कहाँ तक पहुंची। मिसाल के तौर पे अगर आप FATF की रेगुलेशन देखें, तो अभी रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान से कि गोल्ड का रिकॉर्ड रखें, बिकॉज गोल्ड के अंदर इम्यूटेबिलिटी नहीं होती। आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसके साथ उसका शजरा नसब तो नहीं आता ना, कि ये कहाँ से निकला था, अफ्रीका की कौन सी माइन से आया था, फिर किसने खरीदा, फिर किसने खरीदा, फिर किसने खरीदा। और इसी तरह की रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगाना चाहती है कि उनके पास कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी हो। तीसरी चीज जो आर है हमारे पास डटी फ्रेमवर्क के अंदर, वो है रिपीटेटिव लॉन्ग टाइम प्रोसेस वेल सूटेड फॉर ऑटोमेशन। क्या ऐसी चीज है जो बार बार हो रही हो जिसको आप ऑटोमेट कर सकें? मैं मिसाल देता हूँ आपको एक छोटे से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। वो है डिस्पेंसर मशीन। आप किसी डिस्पेंसर मशीन में जाते हैं, वहाँ पे आप 50 का 100 का नोट डालते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डालते हैं, और जब आप में आपको पेप्सी या कोक की या पानी की कोई बोतल मिल जाती है और वो नीचे डिस्पेंस होकर आपके पास आ जाती है, या कोई स्वीट आ जाती है, या कोई चॉकलेट आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे आपका 100% ट्रस्ट एक एल्गोरिथम के ऊपर है जो उस मशीन के अंदर चल रहा है। आप नोट उसको देते हैं, मशीन उस नोट को एनालाइज करती है, मालूम करती है उसकी कीमत क्या है, आपको कितने पैसे वापस देने हैं, उस कीमत की वो चीज़ आएगी या नहीं जो आपने सिलेक्ट की, और वो आपको डिस्पेंस कर देती है। अब एक प्रोसेस है, बार बार हो रहा है, तो उसको आप बड़े आराम से ब्लॉकचेन के ऊपर स्विच कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, टोकन, करेंसी और डिजिटल एसेट्स। किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है? आपने ब्लॉकचेन का सिस्टम बनाया है, वो किसी चीज का ट्रांसफर ही नहीं कर रहा, तो उस ब्लॉकचेन के सिस्टम को क्या फायदा? या तो वो करेंसी ट्रांसफर करे, या वो किसी डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करे, किसी कॉपीराइट को ट्रांसफर करे, कोई किसी टोकन को ट्रांसफर करे। और आखिरी चीज ट्रांसपेरेंसी। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है या नहीं? मिसाल के तौर पे आप जब देखना चाहें कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ हुई, किसके पास कहाँ से पैसा या टोकन आया और कहाँ गया, तो तमाम चीजें आप मालूम कर सकें। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको और देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि डाइवर्स सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि जो डेटा आपके पास आ रहा है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन से आ रहा हो। यहाँ पे ट्रस्ट उम्मीद तौर पे उसका फुकदान पाया जाता हो, इसलिए आप ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं कि जो ट्रस्ट आपस में आप लोगों का नहीं है उसको जो एल्गोरिथम है वो उसको पॉसिबल करे। ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर जो हों वो एक ही वैल्यू चेन के अंदर मौजूद हों। अब आप सोचें इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है जिसके अंदर ये तमाम स्टेक होल्डर से डेटा आता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आप कोई ड्रेस बना रहे हैं, आप कोई जीन्स बना रहे हैं, टू पीस सूट बना रहे हैं, या कोई टी शर्ट बना रहे हैं। अब आप देखेंगे उसके लिए बुकरम किसी और जगह से आ रहा होगा, बटन कहीं और से आ रहे होंगे, धागे कहीं और से आ रहे होंगे, कपड़ा कहीं और से आ रहा होगा, सिलाई कोई कर रहा होगा, इस्त्री कोई कर रहा होगा, पैकिंग कोई कर रहा होगा। अब ये सारे स्टेक होल्डर्स अलग अलग जगह के ऊपर हैं। हो सकता है स्टेक होल्डर्स आपस में एक दूसरे को जानते भी ना हो। अब जो बच्चा प्लास्टिक की पन्नी के अंदर शर्ट को पैक कर रहा है, उससे क्या गर्ज और उसे क्या पता, उसका उससे क्या वास्ता कि वो मालूम करे कि बुकरम कहाँ से आती है, या बटन किसने लगाए थे, या कपड़ा चाइना में या किस मुल्क से कहाँ से आया था। तो ये आइडियल उसका एक आइडियल सोल्यूशन हम ब्लॉकचेन से दे सकते हैं। Immutability of records and intermediaries. Is it necessary for you to keep a complete history of the transaction, immutable record, and to curtail the possibility of altering it?
बहुत जगह आपको रिकॉर्ड रखना होता है, बहुत जगह आपने रिकॉर्ड नहीं भी रखना होता। जैसे हमने गोल्ड की मिसाल देखी, उसमें अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि जी मैं आपसे गोल्ड नहीं खरीदता, बिकॉज़ गोल्ड का शजरा सब आपके पास नहीं है। कुछ जगह पे हमें रखना पड़ता है, मिसाल के तौर पे नादरा के अंदर हमारी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें कंप्लीट फैमिली ट्री होती है। उसमें अगर आपके माँ-बाप मिसिंग है या सिबलिंग मिसिंग है, तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। आप एक आर्ट पीस ले रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे मोनालिसा की पेंटिंग खरीद रहे हैं। अब अगर वो उसका आपके पास ट्रेक रिकॉर्ड नहीं है कि वो जिस मुसव्विर ने बनाई थी, वो उस मुसव्विर तक ट्रेक बेस हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आप पता कैसे लगेगा कि असली है या नकली है? तो कुछ जगहों के ऊपर आपको इमेजिनरी रिकॉर्ड्स चाहिए होती है, कुछ पे नहीं चाहिए होती है। आप चेक कर लें आपके सिस्टम में इसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो ये ब्लॉकचेन के लिए एक आइडियल तो ब्लॉकचेन आप इस प्रॉब्लम के लिए आपको एक आइडियल सॉल्यूशन देगा। रिपीटेटिव लॉन्ग टाइम प्रोसेस वेल सूटेड फॉर ऑटोमेशन, कोई चीज़ जो बार-बार किए जा रहे हैं, जिसमें हमने डिस्पेंसर की मिसाल देखी। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जिसके अंदर आप आर्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, वोट किसी चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने नेशनल इलेक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर करने हैं, आपने नेशनल सेंसस ब्लॉकचेन के ऊपर कंडक्ट करना है, पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। आप चाहते हैं कि आप कोई लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्री आपके पास जो पटवारियों का सिस्टम है उसको आप ब्लॉकचेन पे करना चाहें, तो जो डीड होगी हमारे पास घर की, वो ट्रांसफर हो रही होगी। आप विल के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह हम विरासत करते हैं, तो विल जो होगी उसके लिए बहुत सारी कंपनीज खुल भी चुकी हैं, वो आप ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसकी औलादों को उस तक उसकी विल पहुंच जाए। और ये आप मेक श्योर करें कि उसके अंदर कोई भी दुनिया का बंदा अल्टर ना कर सके, तो आप क्रिप्टोग्राफी यूज करके उसको एक प्रूफ बना दें। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए या नहीं चाहिए? फिर ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए तो किस लेवल के ऊपर चाहिए? देखिए, आपका डेटा आपके पास है, मिसाल के तौर पे हमारे पास पाकिस्तान में बीआईएसपी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अब वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आप चाहते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो सिर्फ और सिर्फ बैतुल माल के लिए, ताकि बैतुल माल के ऑफिशियल जिनका पैसा जा रहा है वो चेक कर सके, पैसा कब किया और किसको किया। इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी में हर पाकिस्तानी शख्स के पास उसका एक्सेस हो, या पाकिस्तान में हो तो मिसाल के तौर पे दुनिया में हर शख्स के पास हो। अब इंडिया में कोई बंदा उस डेटा को देख के क्या करेगा? तो ट्रांसपेरेंसी जब हम बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें हमें सोचना चाहिए कि हम ट्रांसपेरेंसी किस लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं और किस लेवल पे हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये छोटा-सा डर्टी फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से कौन-सी वो ख़ुसूसियात हैं जो किसी ब्लॉकचेन सिस्टम में होनी चाहिए या किसी भी सिस्टम में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कह सकें कि ये सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है ब्लॉकचेन एडॉप्शन के लिए और इसको ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेट कर जाना चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी बात को अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सबका शुक्रिया।